संवाददाता आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में आज होगी बात दलित वोट की माया 2027 का खेल क्या शुरू हो गया, इसी पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले वक्त पॉलिटिकल पंच का। 2017 के पहले भी लोग बोलते थे, लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी। पर्व और त्योहार के उत्सव को सत्ता के द्वारा प्रायोजित और पाले गए गुंडे और बदमाश दंगाई कैसे उस उत्सव में रंग में भंग करने का काम करते थे। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। मेरा मायावती जी से विनम्र आग्रह है कि बजाय समाजवादी पार्टी के को कोसने के आज जो समाज की चुनौतियां हैं, समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या है, उनमें सांप्रदायिकता है, समाज का सामंती सोच और ये मनुवादी मनोवृत्ति ने नंगा नाच कर रहा है, उसके खिलाफ सतत संघर्ष करने की आवश्यकता है। वो तो एक तरीके से वोट बचाने की नौटंकी है, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। 23 महीने तक तो हमदर्दी दिखाई नहीं पड़ी कहीं। 23 महीने तक आजम खान जब जेल में रहे तो उन्होंने न तो उनके बारे में कोई आवाज़ उठाई और न ही उनके प्रति कोई हमदर्दी शो करी। और ये जब उन्हें लगा जेल से निकलने के बाद कि उनकी अहमियत है अभी, तब उन्होंने सोचा कि भाई उनकी चौखट पर दस्तक देने गए थे। मायावती ने आज लखनऊ में पावर शो किया तो बीएसपी में नई जान फूंकने की पूरी कोशिश की। मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। मायावती ने एसपी सरकार में दलित स्मारकों की अनदेखी का आरोप लगाया तो साथ ही इनके अच्छे रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया। उधर मायावती के वार पर अखिलेश यादव ने भी तीखे अंदाज में पलटवार किया है। वहीं सीएम योगी ने भी तीखे तंज कसते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था। दंगाइयों के सामने पिछली सरकारें नाक रगड़ती थी और इन लोगों को दंगाई भी शांति दूत नजर आते थे। मिशन 2027 की लड़ाई में हर मोर्चे पर तीखे हमले दिख रहे हैं। पूरे माहौल में सवाल ये कि मायावती का शक्ति प्रदर्शन, अखिलेश को क्यों टेंशन? योगी की तारीफ, अखिलेश पर निशाना, क्या है मायावती की माया? इसी पर आज ही बहस करने जा रहे हैं और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा स्पोक्सपर्सन। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। प्रोफेसर गंगा सहाय हमारे साथ हैं, दलित चिंतक। और प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं लेकिन उससे पहले एक बार महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। दलित वोट की माया 2027 का खेल क्या शुरू हो गया? 9 साल बाद बहुजन समाज पार्टी ने इतनी बड़ी रैली की है, भारी भीड़ उस रैली में जुटी, लेकिन उस मंच से बहन जी मायावती क्या कहेंगी? उसके बाद फिर किस तरह की सियासत या उसको लेकर जो सियासी अटकलें लगाई जाएंगी? आज कई तरह की बातें बहन जी मायावती ने स्टेज से कही हैं। मायावती का शक्ति प्रदर्शन, अखिलेश को क्यों टेंशन? अब बहन जी मायावती ने बात कही तो फिर अखिलेश यादव ने भी उन पर पलटवार किया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। तो ये वार पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। योगी की तारीफ, अखिलेश पर निशाना, क्या है मायावती की माया? ये आज का बड़ा सवाल है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं।
और सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आप ही से सवालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 9 साल, जैसा मैंने जिक्र किया, इतनी बड़ी रैली बसपा ने 9 साल पहले की थी, उसके बाद आज की है। भारी भीड़ की तस्वीरें आपने देखी होंगी। आज मंच से 2 बड़े निशाने साधे समाजवादी पार्टी पर बहन जी मायावती ने। एक तो ये जो कांशीराम पार्क है कि उनका रखरखाव आप लोगों ने ठीक से नहीं किया। दूसरा ये कि पैसों को दबा लेती थी, सपा की जब सरकार थी तो पैसों को दबा लेती थी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि योगी सरकार के शासन की तारीफ की और आभार जताया। अब इस बात को आप अच्छी तरह समझ गई होंगी और देश का और उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ गई होगी कि आज आदरणीय मायावती जी किसकी भाषा बोल रही थी। देखिए, उनको सवाल उठाना चाहिए था कि हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट की हत्या होगी रायबरेली में, इस पे सवाल तो सरकार से उनको पूछना चाहिए था। एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, और दलित में अगर 2022 का हम एनसीआरबी का डाटा ले लें तो 2022 में 15,000 से ज्यादा दलित अत्याचार के मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसके बारे में उनको सवाल पूछना चाहिए था कि बीजेपी की सरकार में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहा है। और जो सवाल उन्होंने पूछा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2019 में तो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रही थी। अचानक 5-6 सालों में समाजवादी पार्टी को जनता ने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हमने दलित समुदाय का जो पत्थर जिस तरह से काले पड़ रहे हैं, हमारे टाइम में पत्थर चमक रहे थे, हम उनको चमकवाते थे। और उसके ठीक बगल में हमने रिवर फ्रंट बनाया। तो रिवर व्यू फ्रंट इसलिए बनाया कि जो लोग वहां पे काशीराम जी पार्क घूमने आते हैं, अंबेडकर पार्क घूमने आते हैं, वो जाके वहां पे रिवर फ्रंट में भी घूमे। और वहां पे मेरी सरकार आई तो हमने ये भी वादा किया है कि रिवर फ्रंट में महापुरुषों के जो दलित महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां लगेगी। क्या मायावती जी ने बोला कि मैं लौटूंगी आपके पास, 60 सेकंड पूरे हुए, इनफैक्ट आपने 5-6 सेकंड ऊपर ही ले लिए। शरद त्रिवेदी जी, आपसे सवाल ये कि अभी तक तो चुनाव नतीजों के बाद उसके बाद जो एनालिसिस होती है उसके आधार पर कहा जाता था कि भाई जब जब बहन जी मैदान में उतरती हैं भाजपा की मदद करती हैं, या वोट काट ले जाती हैं, सपा का नुकसान हो जाता है, वहां वो सीटें बीजेपी की निकल जाती हैं या फायदा हो जाता है। लेकिन आज मंच से उन्होंने सीधे तौर पर योगी शासन की तारीफ की है और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। तो क्या इसने सपा को यह कहने का मौका दे दिया कि देखिए अभी तक तो जो बैकडोर से हो रहा था अब वो खुलकर सामने है? देखिए, योगी शासन की तारीफ तो उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, देश की जनता कर रही है, और विदेश में भी लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब हमें तो योगी की जरूरत है। फ्रांस से अभी खबर आई थी 1-1.5 साल पहले कि वो कह रहे थे कि हमें योगी की जरूरत है फ्रांस की समस्या सुधारने के लिए। यहाँ पे जैसे हमारे भाई अनुराग भदौरिया जी ने कहा है, इनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि जी मायावती पे जो हमला हुआ था, आप ये छोटे मोटे किस्से छोड़ दीजिए, मायावती पे जो हमला हुआ था 95 में, तो उसके बारे में ये जवाब दें कि क्यों हमला हुआ था। इनको बताने की जरूरत है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में दलित नेताओं के नाम पे जो जिलों के नाम बदले गए थे, उन्होंने सारे नाम वापस बदल दिए। कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम उन्होंने जो महाराज साहू जी महाराज रखा था मेडिकल कॉलेज, उसका नाम इन्होंने बदला है। और उसके बाद इन्होंने इनके कार्यकाल में आप देखें कि ये जो पीडीए है ये ओरिजिनली बीडीए है जो कांग्रेस का था, ब्राह्मण दलित और अल्पसंख्यक, कि इसमें ब्राह्मण और दलित में बांटो हिंदू समाज को और अल्पसंख्यक को इकट्ठा रखो। अब जो है जो पीडीए है उसमें पिछड़ा जो है वो तो सिर्फ एक राज परिवार है, उसके 35 लोग पिछड़े, कोई जाति और ये कोई समाज पिछड़ा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि दलित जो है वो अब खुद ही है, आप देख लीजिए कि आज की रैली में इनको पता चल गया कि दलित कहाँ है। और अल्पसंख्यक के वो उनको 23 महीने बाद अल्पसंख्यक याद आए तो वो आजम खान साहब के पास पहुंच गए। ठीक है, तो शरद जी मैं लौटूंगी आपके पास। 3 और पैनलिस्ट हैं, अनुराग जी मैं आऊंगी। 3 पैनलिस्ट पहले अपनी बात रख लें। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। सुधा जी, जब लोकसभा चुनाव देश में हुए थे पिछले साल तो ये बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में कोशिशें जरूर हुई थी कि अगर बहन जी भी इस तरफ आ जाएं, या उनको एक बयान भी सामने आया था कि भाई उन जैसे चेहरे को जो है वो उत्तर प्रदेश की कमान दी जानी चाहिए। तो मतलब कोशिशें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई या कई नेताओं ने बयान दिए, लेकिन आज तो मंच से बहन जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि सपा शासन पर जिस तरह से सवाल खड़े किए कि वो अब पूरी तरह से मैदान में है, और जो आरोप अभी तक लगते थे कि उनका मैदान में आना बीजेपी की मदद करता है, अब वो फुल प्रूफ यानी पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं 27 में। मतलब ये फुल प्रूफ हो गया कि भाजपा के साथ खड़ी है, क्योंकि भाजपा की गाड़ियों पे
एक तरफ भाजपा का झंडा और उसके पीछे बगल में शीशे के पास बसपा का झंडा, ये हमने देखा और ये आपने भी देखा होगा। तो आप भी बता रही है कि ये फुल प्रूफ हो गया। चलिए बात करते हैं। हमारे सर भाई ने कहा छोटे मोटे घटनाओं को आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं, और आप उस दलित की हत्या को आप कह रहे छोटा मोटा, और आप मायावती कह रहे कि उल्टे हमला हुआ और एक की हत्या हुई, कंपेयर कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के साथ खड़े हैं और आज आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं छोटी मोटी घटना? वो घटना छोटी मोटी है, विभत्स ढंग से उस व्यक्ति को मारा गया और आप इस मंच पे बैठ कर छोटी मोटी घटना का संज्ञान नहीं। मायावती की नहीं बोली थी, कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ कह रहे छोटी मोटी घटना। ये दिखता है कि आप लोग असल में जो व्यक्ति गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसके साथ आपका कैसा भाव है और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। वो छोटी मोटी घटनाएं हैं, किसी का हत्या हो जाना, किसी का मर जाना, उसको आप बैठ के बोले छोटी मोटी घटना। तो आस्था जी बड़ा प्रश्न नहीं, ये सच में सटीक और ये प्रूव हो चुका है कि ये लोग अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जहां जहां जिसकी नकेल कर सकते हैं और इनके साथ हुआ सकता है वो दिख रहा है। और ये बसपा का खड़ा होना, ये खड़ा कराया गया है, क्योंकि जिस तरह से हमारे होल्डिंग्स लगते हैं तुरंत नगर निगम सक्रिय हो जाता है, आज तो सक्रिय नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं किसके इशारे पे। और जहां तक रख रखाव की बात, 7 साल तक रख रखाव नहीं हुआ, उसकी पहले नहीं हुआ, उसकी बात हो रही है और इस समय कोई बात ही नहीं हो रही है। तो आप भी देखिए ना, कुछ तो मजबूरियां होंगी, किस तरह कहना पड़ रहा होगा ये बताने। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास और ये सवाल हम लेकर जाएंगे शरद त्रिवेदी जी के पास, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर गंगा सहाय, बहन जी पर लगातार ये भी कहा जा रहा था, बीते आप लगभग 1 दशक के आसपास का वक्त उठाकर देखिए कि केवल चुनाव जब आते हैं तो तब कहीं कहीं आखिरी जब प्रचार का दौर होता है पहले फेज से पहले, तो कहीं बैनर वैनर दिख जाता है ना, जनता के बीच में उस तरीके का डोर टू डोर कनेक्ट या पब्लिक से उस तरह का कनेक्ट रहा ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली आके राजनीति में सक्रिय रहीं या बयान उनके आते रहे, ऐसा भी नहीं देखा गया। लेकिन आज के इस रैली के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या जो लोग ये कह रहे थे कि भाई अब क्या होगा, सवाल उठा रहे थे बहुजन समाज पार्टी और दलित राजनीति पे कि क्या कुछ और नए चेहरे तो जगह नहीं ले लेंगे, क्या आज विराम लग गया इस तरह की चर्चाओं पर? नहीं, आज की रैली से एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि देश के बहुजन, उत्तर प्रदेश के बहुजन, खासतौर पे दलित समाज के लोग, वे एक नेतृत्व चाहते हैं और नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व चाहते हैं। और अभी तक बहन जी की जगह कोई और नहीं ले सका है। बहन जी में वो संभावनाएं अभी भी देखते हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि जो पिछले 1 दशक से उनकी राजनीति में एक धीमापन आ गया है और सामाजिक आंदोलनों से एक दूरी हो गई है, उसको वो त्याग करके और नए सिरे से फिर लोगों को एकजुट करें और जो मान्यवर काशीराम ने एक रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चले। लेकिन जिस तरह के बयान मंच से दिए गए हैं उससे लगता है कि या तो वो किसी दबाव में है या उस आंदोलन से थोड़ी दूर हो चुकी है जो अम्बेडकरवादी आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए एक चिंताजनक बात भी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि उनको फिर से सक्रिय होना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत में अभी कोई और दलितों का नेतृत्व बन नहीं पाया है। लोग उनसे उम्मीद करते हैं और आज की ये संख्या इसी बात को दर्शाती है। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि इसके समीपवर्ती जितने भी राज्य हैं सब जगह पर बहुजन समाज पार्टी को एक उम्मीद की नजर से लोग देखते हैं, खासतौर पर बहुजन लोग। तो उनको आना चाहिए और सामाजिक आंदोलनों में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, उत्तर प्रदेश तो उसका केंद्र है जहाँ पे दलितों के उत्पीड़न के मामले इतने ज्यादा हैं, राजस्थान में बहुत मामले हैं, उस तरह की घटनाओं पे कम से कम जैसे आज उन्होंने कुछ आकर के बोला, कोई बात नहीं, प्रेस स्टेटमेंट ही दें, कुछ ना कुछ तो करें, सक्रिय रहें, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ हमारे पास में एक नेता है जो मजबूती से हमारी बात रखते हैं। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी, आज बहन जी ने जिस तरह से रैली की और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हूं, आप सोशल मीडिया पर उठाकर देखिए कि सुबह 4 बजे से ही तस्वीरें और लोगों की भीड़ जुटी है, वो सब वीडियो शेयर किए जा रहे थे, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था। 9 साल बाद इतनी बड़ी बसपा की रैली होने जा रही थी। लेकिन आज मंच से जो बातें बहन जी ने कही, सपा को सीधे तौर पर निशाने पर लेना और योगी गवर्नमेंट की तारीफ करना, वो सपा जिसके साथ कभी खुद मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, आज इस रैली को करने के बाद बसपा की क्या रणनीति या क्या इरादा आपको लगता है? देखिए आस्था जी, इसको इस तरीके से समझिए कि ये कोई चुनाव की रैली नहीं थी। ये काशीराम जी की पुण्यतिथि पे आज आह्वान किया था और लाखों की भीड़ वहां पहुंच गई।
कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मायावती का आज भी जो है अपने वोट बैंक में एक प्रभाव है। मायावती अभी तक नहीं निकल पा रही थी तो आरोप लग रहे थे कि मायावती नहीं निकल रही है, जब वो निकली है तो कयासबाजी लग गई कि वो भाजपा की बी टीम है। अरे भाई, राजनीति में कोई भी व्यक्ति अपने कैडर वोट को अगर आह्वान करता है, और काशीराम जी जिन्होंने कि मायावती को खुद राजनीति में लाए और मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ऐसी स्थिति में आज वो 3 संदेश दे गई हैं कि 2027 का जो चुनाव है विपक्षी पार्टी ये न समझे जो उन्होंने पीडीए का एक फार्मूला दिया है वो पिछड़ा और दलित और अकलियत का, उस दलित का जो उनका एक अपना फार्मूला था कि उनका जो वोट बैंक चला गया था वो हम फिर वापस लाएंगे और मेहनत करके। और एक संदेश उन्होंने युवाओं को भी दिया कि देखिए एक युवा नेतृत्व हमारा आकाश आनंद आ गया है, और उन्होंने भरे मंच से कहा कि जिस तरीके से काशीराम ने मुझे आगे बढ़ाया था उसी तरीके से आकाश आनंद काम करेंगे। और तीसरा यह कि त्रिकोणीय संघर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि कांग्रेस सही जमीन पे नहीं है। ऐसी स्थिति में हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष की अब स्थिति हर सीट पे आने वाले समय में बनेगी, और जितना मायावती मजबूत होंगी तो उस लिहाज से तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई समीकरण भी बदल जाएंगे या बदल सकते हैं। फिर अभी तक जो आकलन होता था, अभी तक जो आकलन होता था, अगर बसपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ गई जैसा आप कह रहे हैं तो फिर तो समीकरण नहीं, निश्चित तौर पे देखिए आज उन्होंने बिहार के लिए भी संदेश दिया। बिहार का भी चुनाव नजदीक है, बिहार के लिए भी ये संदेश है वहां का कि आज अगर मायावती अगर मंच से बोली है तो यूपी चुनाव के पहले बिहार चुनाव का असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के पहले जो लोग कहते हैं कि मायावती जीरो पे आ गई है, मायावती का कोई लोकसभा में नहीं है, कोई विधानसभा में नहीं है, उन्होंने योगी की तारीफ क्यों की? कि निश्चित तौर पे वो बताना चाहती थी अपने वर्ग के लोगों को कि जो उन्होंने काशीराम स्मारक बनाया वहां पे किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रह के जो पैसा आता था, जो टिकटार्थी थे उनके पैसे को भी दबा ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि भाई सपा की सरकार थी तो पैसा दबा लेती थी। अनुराग जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अनुराग जी, पीडीए का भी जिक्र किया है बहन जी ने और कहा है कि जब खुद की सरकार थी तब तो पीडीए याद नहीं आया। देखिए, तब भी पीडीए था, आज भी पीडीए है और आगे भी पीडीए रहेगा, क्योंकि हम तो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति जो कमजोर है, मजलूम है, परेशान है, उसकी मदद करते हैं। समाजवादी का काम ही है उनकी मदद करना, उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करना। अब देखिए, इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी उनका वोट तो गया ही गया है, साथ में जो बहुजन विचारक जो होते थे, जो काशीराम जी को और अंबेडकर जी को फॉलो करते, उनके विचारधारा को आगे पढ़ते थे, वो विचारक सभी समाजवादी पार्टी में चले आए हैं। चाहे वो आर.के. चौधरी जी हों या बलिहारी बाबू जी हों, ये सब समाजवादी पार्टी में क्यों आए? क्योंकि उनको लगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ये बहुजन की बात कर रहे हैं, ये पीड़ितों की बात कर रहे हैं, उनकी मदद की बात कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। हाथरस की जो बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी लाठी खा रहे थे ना, वहां पे समाजवादी न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे। आज हरिओम वाल्मीकि के साथ अन्याय हुआ तो आवाज हम उठा रहे हैं ना। आप कोई ट्वीट हमें दिखा दीजिए बहुजन समाजवादी पार्टी का जिसमें ट्वीट तक किया हो, ट्वीट भी आया हो तो मुझे आप दिखा दी। बोलने की तो बात छोड़ दो, नहीं, बहुजन पार्टी का अगर कोई भी वहां पे ट्वीट भी आया हो तो आप बता दीजिए मुझे। एक भी बीएसपी का ट्वीट मुझे दिखा दीजिए आप कि हरिओम वाल्मीकि जी के लिए आया। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपके टीवी डिबेट पे, क्या हरिओम वाल्मीकि चूंकि गरीब है, दलित है, कमजोर है, उनकी आवाज नहीं उठाएंगे? ऐसा नहीं होता है। ये समाजवादी लोग हैं जो हम पीडीए की बात सिर्फ करते नहीं है, करके दिखाते। मैंने क्या बताया, मायावती जी की मूर्ति को क्षति पहुंचाई तो मूर्ति समाजवादी पार्टी ने मायावती जी की मूर्ति लगवाई थी। सोचिए आप, मायावती जी की नई मूर्ति लगवाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी दलित एक तरफ दलितों को लेकर राजनीति भी चरम पर है, मूर्ति को अगर क्षति पहुंची तो नई मूर्ति लगवाई। चाहे वो ये पहली बार समाजवादी पार्टी है या फिर जिस घटना का जिक्र अनुराग भदौरिया कर रहे हैं और उसी बीच में बहन जी मायावती की ये रैली। देखिए, नहीं, एक लास्ट और बोल दूं, एक लाइन और बोल दूं, फिर शरद भाई एक लाइन और है, बस एक लाइन और है, फिर आप बोलिएगा। देखिए, मैं तो बस इतना, शरद जी, आज आजम खान साहब आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको इतना प्यार आ रहा है, क्यों मिलने गए? इतने अच्छे लग रहे हैं तो आपने झूठे मुकदमे में उनको जेल में क्यों डाला था? बस इसका जवाब दे दीजिएगा। बकरी चोरी, किताब चोरी, पहले मुद्दे पर बात चोरी तो क्यों डाला? इतने अच्छे व्यक्ति थे तो आप इतना आपको अच्छे लग रहे हैं, अभी बेल पे जरूर बता दीजिए। शरद जी, पहले मुद्दे पर बात।
23 महीने 15 दिन बाद जो ये प्रेम जागा है, अगर ये पहले जाग जाता तो शायद हमें लग रहा है, या आपने कोई भी एक वकील उनके लिए खड़ा किया होता तो पता चल जाता कि अल्पसंख्यक की कितनी आपको चिंता है। यहाँ पे है कि जो अब आप देखें कि जो इनके पास इनकी समस्या क्या आ गई है कि इनका जो टोटल वोट बैंक जो पीडीए इन्होंने बनाया था ये टोटल बिखर गया है। दलित का तो आज सामने आ गया है, अल्पसंख्यक की इनको 23 महीने 15 दिन बाद इनको याद आई, वो भी सामने आ गया है। और अब ये 33 साल पुरानी पार्टी है और 33 साल में इनके पास 4 मौके थे मुख्यमंत्री बनने के। 2-3 बार जुगाड़ से सरकार बनी थी, एक बार अपने बूते पे सरकार बनी थी, 4 बार इन्होंने किस दलित को, किस अल्पसंख्यक को या किस पिछड़े को, मैं 35 जो राज परिवार के लोग उनको पिछड़ा नहीं मानता हूं, किस तो रामविलास सुमन आपके सामने बोल रहे थे, हमारे राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन जी किस समाज से आते हैं, बता दीजिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राज परिवार के अलावा किस पार्टी के बने, आप बता दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए रामविलास सुमन जी किस पार्टी किस बरादरी से आते, जरा बताइए। जो राज्यसभा में जिसके ऊपर नहीं जहाँ पे आपकी बहुत सेना पहुंच गई थी, नहीं उनके घर पे हमला कर दिया था, तब आपकी सरकार को दिखाई नहीं दिया कि दलित सांसद के घर के ऊपर में हमला हो गया और आप बोलने को तैयार नहीं थे। कितने लोगों को जेल भेजा, जरा बता दीजिए मुझे। क्या वो दलित नहीं, रामविलास सुमन जी को दलित नहीं मानते? मतलब समाजवादी पार्टी की विचारधारा में है तो दलित नहीं है, ये तो नया फॉर्मूला मैं आपका देख रहा हूँ। वहां इतना बड़ा उनके घर में तोड़फोड़ कर दी गई, कमाल की बात कर रहे हैं आप। यही समाजवादी पार्टी है, बैकवर्डों का, ये अल्पसंख्यकों का, और समाज में जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, जो अगड़े दलित हैं, जो पिछड़े आपने सवाल किया ना, हम उसके बाद भी एक्स्ट्रा 10 सेकंड आपने लिए। नहीं, हम समाज में सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। फिर बोल लीजिए, हमने मेट्रो बनाई तो किस जात धर्म को देख के बनाई, बोली शरद जी बनाया हमने तो किस जात धर्म देख के बनाया। 4 बार इनको मौका मिला था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, 4 बार मौका मिला था इनको मुख्यमंत्री बनाने का। ये बता दें कि कौन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बनाया, इनकी हम सारी बात मानने को तैयार है। कौन से जात धर्म को देख के बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाए तो कौन से जात धर्म को देख के बनाया। जो पंचायत एक तरफ है लेकिन नाला यहीं बहेगा, ये पहले से तय है कि राज परिवार का ही व्यक्ति है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। आपको 4 बार मौका मिला था, 33 साल पुरानी आपकी पार्टी, आप बता दीजिए किसको आपने नहीं चुनते हैं, आपको यही नहीं मालूम है। आज आपको लोकतंत्र जनता चुनती है, जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है वो देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है। आपको यही नहीं मालूम है, जनता के वोट से चुना जाता है, कोई वहां कोई व्यक्तिगत नहीं चुना जाता है। राजशाही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। पैनलिस्ट को बात पूरी करने दीजिए ना। 43 सीटें दी हैं तो हम क्या करें? सवाल उठा रहे हैं आप, धारा प्रवाह, जवाब भी तो सुनिए ना उस पर। नहीं, जवाब इन्होंने कहा राजशाही, तो मैंने कहा लोकतंत्र है यहाँ देश में, और लोकतंत्र में जनता चुनती है सर, व्यक्ति की हैसियत और हिम्मत नहीं है। जनता जिसको चुनेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही एमएलए बनेगा, वही एमपी बनेगा। सुधा मिश्रा जी, सीएम योगी की तारीफ और अखिलेश यादव पर निशाना। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उसके पीछे क्या माया है? माया जी की माया है, और माया इस सरकार की है जो बस अपनी बात कहलाने के लिए एन केन प्रकार कर ही लेती है। और अभी हमारे सूरज भाई पूछ रहे थे कि अध्यक्ष बनाया नहीं, ये बनाया नहीं, मतलब अपने यहाँ एक कहावत है अवधि में कि तू बोले तो बोले छलनियों बोले जेब में 72 छेद। अरे भाई आप ही बना दिए होते, आप भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये सजा देंगे और पूछेंगे आप मिलने क्यों नहीं गए, ये जेल में डालेंगे, पूछेंगे आपने ये क्यों नहीं किया, ये अपने अध्यक्ष चुन नहीं पाएंगे, दूसरे कहोगे आप बना के दिखाओ। अरे अगर आपको देश में एक देना है परिपाटी तो करके दिखाइए ना, आप दूसरे से प्रश्न करने बैठ जाते हैं। और जहां तक आस्था जी, पूरे देश का बच्चा जानता है कि मायावती जी का इस तरह से आना, उसके पहले चुनाव में अपने भतीजे को उन्होंने चुना था, भतीजे ने जैसे ही सवाल किया उनको हटा देना, ये सारी स्थितियां पसीना स्पष्ट होती है कि किस तरह से अब कौन सी नस पकड़े हैं नहीं पता, लेकिन जिस तरह से अम्बेडकर पार्क और बाकी पार्कों को लेके अब बात की जा रही है, उस समय बात क्यों नहीं की थी जब रखरखाव नहीं हो रहा था? 7 साल में रखरखाव हुआ नहीं, 7 साल पहले की बात हो रही है और आपके आज की बात नहीं हो रही है। तो आप समझिए कि जानबूझ के सियासी दौर में ये दिखाने की कोशिश है कि कुछ ठीक है। शरद त्रिवेदी जी, जवाब आपका। देखिए, कांग्रेस ने अपने 150 साल में सिर्फ 2 दलित इनको याद आए थे, एक कामराज जी याद आए थे और एक सीताराम केसरी याद आए थे। और सीताराम केसरी के साथ इन्होंने ये क्या किया ये सबको पता। और इनके 2 बड़े नेता थे, अम्बेडकर जी जिनको हराने का काम इन्होंने 2 बार किया था, और एक औपचारिकता है कि आपको पार्लियामेंट में एड्रेस करने का मौका दिया जाएगा आखिरी बार जब आप इस्तीफा देते हैं या हटते हैं सांसद बनने से। तो उसमें इन्होंने, नेहरू जी ने जो है उनको मौका नहीं दिया। और बाबू जगजीवन राम जो तीसरे इनके सबसे बड़े नेता थे, दलित नेता, उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया।
मंडल कमीशन रिपोर्ट को 10 साल तक इंदिरा जी ने और राजीव जी ने उसको लागू नहीं होने दिया। नेहरू जी ने उसकी खिलाफत 4-5 बार करी है। जो ओबीसी कमीशन है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया गया। ये क्यों नहीं दिया गया? आपको जो दलित प्रेम है वो सिर्फ चुनाव के समय याद आता है, लेकिन और यह जब समीकरण बैठाने, हमारा कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा नहीं है। पूरे भारत की जनता हमारी है, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता हमारी है, और हम हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं। और ये जो हमको अल्पसंख्यक से अलग रखते हैं, 18% अल्पसंख्यकों के पास 37% जो सोशल डिलीवरिंग हमने करी है, ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम सोशल डिलीवरिंग कर रहे थे। जी जी ठीक है, बोलिए सुधा जी। हाँ आस्था जी, हाँ, एक सेकंड वेट करिए अनुराग जी। सुधा जी उसके बाद अनुराग जी। भारतीय जनता पार्टी को क्या कर रहे हैं? एक सेकंड रुकिए अनुराग जी। बोलिए सुधा जी, उनकी वैसे भी आज कुछ टेक्निकल दिक्कत है आवाज में। बोलिए सुधा जी। प्रश्न आप करती है, उत्तर देना हमारा कर्तव्य है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो कभी एक लकीर खींच ही नहीं पाते हैं, मात्र बैठ के नेहरू जी पे बात करेंगे, जो इनको पता ही नहीं उन्होंने क्या किया, ये बात करेंगे। ठीक है अनुराग जी लास्ट कमेंट। देखिए, मैंने सीधा सा बोला कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 8-8.5 साल से है, ये अपना काम क्यों नहीं गिनाते? काम गिनाने से क्यों भागते हैं? गिना तो रहे हैं वो, आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, अरे सुन तो ले, आप हल्ला मचा रही हैं। हल्ला नहीं, मेरा काम है ये देखना। मुझे बोलने दीजिए। इतने सारे सवाल दाग दिए, उसका जवाब भी तो आने दीजिए ना। करती रहती है, कमाल है भाई। अरे तो आप मुझे बोलने दीजिए ना। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपना काम आज तक नहीं गिना पा रही है। बोलेंगे, मैं लेकिन इनसे आप पूछ रहा थोड़ी बोलेंगे हूँ कि आपकी सरकार में एनसीआरबी का डाटा, में 2022 का एनसीआरबी का डाटा। ठीक है, चलिए बहरहाल समय खत्म हो रहा है दलितों पे। मिला जुला के ये है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश में, उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स चरम पर है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मायावती के वार पर अखिलेश यादव ने भी तीखे अंदाज में पलटवार किया। सीएम योगी ने भी तीखे तंज कसे और कहा कि 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था और सरकारें दंगाइयों के सामने नाक रगड़ती थी, लेकिन आज परिस्थिति बदली और इसी शासन की तारीफ बहन जी मायावती ने भी की। महाबैस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे